Hello and a very good evening to all my dear students. बच्चों, हम पिछले वीडियो में प्राचीन आर्थिक विचारों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने हिब्रू आर्थिक विचार को पढ़ा और यूनानी आर्थिक विचारों की विवेचना करना प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत हमने प्लेटो के बारे में अध्ययन किया और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो एरिस्टोटल होगा। अरस्तु के बारे में हम पढ़ेंगे एवं ज़ीनोफन। ये दो जो यूनानी आर्थिक विचारक हैं उनकी विचारधाराओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अरस्तु प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु रहे हैं। ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक पहलू पर उन्होंने प्रकाश डाला है। अरस्तु के आर्थिक विचार उनके ग्रंथ पॉलिटिक्स एवं निकोमैशियन एथिक्स में मिलते हैं। अरस्तु के प्रमुख आर्थिक विचार निम्नलिखित हैं। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दिए इकोनॉमिक सिस्टम्स और इकोनॉमिक थॉट्स के बारे में, वो हम देखेंगे। और ये प्लेटो के डिसाइपल थे, शिष्य थे, और आगे चलकर सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर जिसको हम कहते हैं, उनके गुरु बने। ओके, उनके अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा तथा क्षेत्र क्या था वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट के रूप में उन्होंने आर्थिक विचारों के दो भाग किए। एक तो इकोनॉमिक्स, जिसे इकोनॉमिक्स जिसमें धन का उपभोग, एक आवश्यकता की पूर्ति शामिल होती है। आधुनिक अर्थ में हम इसे उपभोग कहते हैं। दूसरा जो उन्होंने विचार दिया वो था क्रेमेटिस्टिक, जिसमें हम धन का उत्पादन, विनिमय आदि आते हैं, आदि को शामिल करते हैं। अरस्तु के अनुसार परिवार का एक दूसरा पक्ष भी है जिसे धन अर्जन की कला कहा जाता है। कुछ इसे गृह प्रबंध भी कहते हैं। तो ये थे उनके कुछ कंसेप्ट्स इकोनॉमिक्स के बारे में और आर्थिक विचारों के बारे में। फिर उन्होंने क्या बताया, साम्यवाद के संबंधी कुछ विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की है। वे व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक थे। उनका विचार था कि स्वहित की भावना एक प्राकृतिक भावना है, इसको दबाना अनुचित है। अरस्तु परिवारों के समाजीकरण संबंधी विचारों के भी विरुद्ध थे। उनकी संपत्ति में परिवार अलग स्वतंत्र इकाई होनी चाहिए तथा विवाह की परंपरा का सम्मान होना चाहिए। अरस्तु शारीरिक श्रम, किसान तथा मजदूर के कार्यों को बौद्धिक कार्यों से घटिया मानते थे। अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद के विचार में स्त्रियों संबंधी विचार की भी कड़ी आलोचना की है। उनका कहना था कि यदि समाज में स्त्रियां सामूहिक संपत्ति के समान मानी जाएंगी तो समाज में संयम का गुण समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की थी अपने विचारों में। फिर उनके विचार गुलाम प्रथा के प्रति क्या थे वो देखते हैं। स्वामी और सेवक के संबंधों की चर्चा करते हुए अरस्तु गुलाम प्रथा के पक्षपाती थे। वे कहते थे कि प्रकृति ने सभी को समान नहीं बनाया है। जिन्हें प्रकृति ने कमजोर बनाया है उन्हें स्वाभाविक रूप से गुलाम होना ही चाहिए। पर आज के युग में अरस्तु के दासता संबंधी विचार असंगत हैं। उन्होंने गुलाम प्रथा के पक्ष में पॉइंट्स रखे थे अपने, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम अगर इसे देखते हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर मुद्रा तथा ब्याज के संबंधी उनके कुछ विचार। अरस्तु ने लिखा है कि अन्य वस्तुओं के समान मुद्रा का मूल्य बदलता है। मुद्रा समाज को वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से बचाती है, विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, हिसाब की इकाई है और वर्तमान उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित करके मूल्य संचय में सहायक होती है। परंतु अरस्तु मुद्रा को अनुपयोगी मानते थे, इसलिए वे ब्याज के विरुद्ध थे। शुम्पेटर ने अरस्तु की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि 19वीं शताब्दी की पाठ्यपुस्तकों में वर्णित मुद्रा के 4 कार्यों में से 3 कार्यों की व्याख्या स्वयं अरस्तु ने ही की थी। अरस्तु ने मुद्रा के कार्यों पर अपने विचार प्रस्तुत करके अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर उन्होंने मूल्य तथा विनिमय, वैल्यू एंड एक्सचेंज के बारे में भी अपने विचार दिए। अरस्तु ने वस्तु के उपभोग मूल्य, कंजम्पशन वैल्यू जो होता है, अरस्तु ने वस्तु के उपभोग मूल्य तथा एक्सचेंज वैल्यू, विनिमय मूल्य में अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रत्येक वस्तु जो हमारे पास है, उपयुक्त अथवा मुख्य तथा अनुपयुक्त या गौण 2 प्रकार के उपयोग होते हैं उनके। उदाहरण के लिए जूता पहनने के लिए प्रयोग किया जाता है और विनिमय के लिए भी दोनों ही जूते के प्रयोग हैं। यद्यपि अरस्तु ने उपयोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य के अंतर को स्पष्ट रूप से समझाया था, इस संबंध में वे प्रथम लेखक थे, परंतु वे मूल्य निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सके थे। अरस्तु व्यापार के विरोधी थे।
वे इसे अप्राकृतिक मानते थे क्योंकि इससे व्यक्ति बिना कुछ किए लाभ कमाता है। इसी आधार पर वे ब्याज के विरोधी थे। अरस्तु मूल्य निर्धारण में न्याय का सिद्धांत लागू करने के पक्ष में थे। अरस्तु उचित मूल्य के हिमायती थे। उचित मूल्य को परिभाषित करते हुए अरस्तु लिखते हैं कि उचित मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर दोनों विनिमय पक्षों में से एक पक्ष दूसरे पक्ष को विनिमय में ठीक उतना ही देता है जितना कि विनिमय में उसे दूसरे पक्ष से प्राप्त होता है। विनिमय के द्वारा दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि अरस्तु पहले विचारक थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को नैतिकता के बंधनों से मुक्ति दिलाकर एक अलग अस्तित्व प्रदान किया है। उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र का निर्धारण किया। उनके वर्गीकरण में हम उपभोग, उत्पादन, विनिमय आदि का संकेत देखते हैं। विनिमय मूल्य एवं उपभोग मूल्य का सर्वप्रथम विचार अरस्तु के मस्तिष्क में पैदा हुआ। प्रकृतिवाद के कई सिद्धांतों का सूत्रपात हमें अरस्तु के विचारों में मिलता है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने अरस्तु को पढ़ा या समझा वो वैल्यू, कंजम्पशन वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू पे बहुत फोकस करते थे। साथ साथ उन्होंने मुद्रा के जो कार्य बताए, द फंक्शंस ऑफ मनी, इन स्पाइट ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक एसेंस ऑफ मनी, एरिस्टोटल हैज डिस्क्राइब्ड द फर्स्ट 3 फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी विच वी आर यूजिंग इन द 19th सेंचुरी। जो आज हम 19वीं शताब्दी या 20 या 21वीं शताब्दी में मुद्रा के कार्यों की विवेचना करते हैं, उन कार्यों के बारे में अरस्तु ने उसी समय हमें बताया था। मुख्य कार्य उन्होंने बताया था कि विनिमय का माध्यम है, संचय का माध्यम है, भविष्य में पेमेंट करने का माध्यम है। ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की और साथ साथ उन्होंने प्रकृतिवादी, जो हम आगे पढ़ेंगे, फिजियोक्रेट्स के बारे में, वाणिज्यवादी, मर्केंटलिस्ट, इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में जब बताऊंगी तब आप देखेंगे कि जो प्रकृतिवादी विचारधारा है वो अरस्तु के विचारों से काफ़ी कुछ प्रभावित और मोटिवेटेड, या हम कहें मोटिवेटेड थी। ठीक है। फिर उन्होंने व्यापार को इम्पोर्टेंस नहीं दी अरस्तु ने। वो क्यों नहीं दी वो हम देखेंगे। बाकी उनके कंसेप्ट्स में ये था कि व्यापार से मनुष्य को अनावश्यक लाभ होता है बिना कुछ कार्य किए। तो मुद्रा के रूप में उनके कुछ विचार थे, मुद्रा के कंटेक्स्ट में या परिप्रेक्ष्य में व्यापार के लिए भी कुछ विचार थे। भोग मूल्य, विनिमय मूल्य के बारे में विचार थे। दास प्रथा के बारे में कुछ विचार थे, गुलाम प्रथा जो था, और प्लेटो के साम्यवाद का विरोध उन्होंने कटु आलोचना की प्लेटो के साम्यवाद की। ठीक है। फिर अब हम देखते हैं एक और यूनानी विचारक ज़ीनोफन के बारे में। ज़ीनोफन का जन्म एथेंस में हुआ था। वे सुकरात के शिष्य थे। वे धन के स्थान पर सादगी एवं सदाचार को मनुष्य के सुखी जीवन के लिए आवश्यक समझते थे। वे व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य मानव जाति एवं समाज की सेवा मानते थे। उनके आर्थिक विचार ओइकोनॉमिकस तथा वेज एंड मीन्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ एथेंस पुस्तकों में मिलते हैं। उनके आर्थिक विचार संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं। क्या क्या विचार थे? धन के बारे में क्या था? ज़ीनोफन के अनुसार धन उसी के लिए है जो उसका उपभोग जानते हैं। जो धन या मुद्रा का उपभोग नहीं जानते हैं उनके लिए धन व्यर्थ है। जो सादा जीवन व्यतीत करता है उसे कम धन की आवश्यकता पड़ती है। यदि आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई तो धन होते हुए भी वह धनी नहीं होता। अधिक धन से कोई धनी नहीं होता। यह सुकरात का उपदेश था। उन्होंने कृषि की प्रधानता के बारे में भी बल दिया। और क्या कहा? कृषि की प्रधानता के बारे में कहा। प्लेटो व अरस्तु के समान ज़ीनोफन भी कृषि को सबसे महत्वपूर्ण धंधा मानते थे। उन्होंने लिखा है कि जब कृषि की उन्नति होती है तब सब कौशल विकसित होते हैं, किंतु जब भूमि खाली पड़ी रहती है तब जल और धन के सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने श्रम विभाजन के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए। ज़ीनोफन ने एक ही उद्योग के अंदर होने वाले विभाजन का वर्णन किया है। जूते के कारखाने, राजा की रसोई घर के अंदर श्रम के विभाजन से होने वाले लाभों को बताया। तो ही ऑल्सो फेवर्ड द कंसेप्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर जस्ट लाइक प्लेटो। ओके। उत्पत्ति हास नियम के बारे में ज़ीनोफन की बहुत इंपॉर्टेंट विवेचना है। ज़ीनोफन जो थे उन्होंने श्रम तथा भूमि को ही उत्पत्ति के साधन मानते थे वो। ठीक है। उनका मत था कि बिना श्रम के भूमि में कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता है। उनके निम्न कथन से उत्पत्ति हास नियम का विचार प्राप्त होता है। भूमि के स्वामी तुमको बता सकते हैं कि उनकी अपनी भूमि पर कार्य करने के लिए कितने मजदूरों और दलों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इसमें अधिक व्यक्तियों को काम कर रखा गया हो तो हानि होने लगेगी। वस्तुतः यह उनके द्वारा व्यावहारिक अनुभव की बात है, परंतु उन्होंने यह पाया कि यह विचार चांदी की खदानों पर लागू नहीं होते। उपरोक्त विचारों के अलावा ज़ीनोफन ने राज्य की आमदनी बढ़ाने के सुझाव दिए। उन्होंने धनी विदेशियों को एथेंस में बसाने का सुझाव दिया। वे विदेशी व्यापारियों को सुविधाओं
सुविधाएं एवं प्रोत्साहन देने के पक्ष में थे। वे यह मानते थे कि समृद्धि शांति काल में ही संभव है, युद्ध काल में नहीं। तो ये कुछ विचार थे अरस्तु और ज़ीनोफन के। अब नेक्स्ट क्लास में हम रोमन आर्थिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे।